गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी किसकी? लाइट रिएक्शन की। और लाइट रिएक्शन का अध्ययन निम्न बिंदुओं के तहत क्या आता है, उसमें अपन ने लास्ट में पढ़ा था इमर्शन, इनहांसमेंट, इफेक्ट। इमर्शन के इनहांसमेंट इफेक्ट या इमर्शन के वर्गीकरण प्रभाव से निष्कर्ष निकलता है कि पौधों में कितने प्रकार के प्रकाश तंत्र भाग लेते हैं? दो प्रकार के, जिन्हें अपन फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट किसे कहा था? वह प्रकाश तंत्र का क्या था? तो ग्रेना वाइट्रोमा में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के विनाश को ही क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम कहते हैं। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट किसे कहा? तो वह प्रकाश तंत्र जिसका रिएक्शन सेंटर उच्च तरंगदैर्ध्य की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिलीज करता है, जिसे अपन फोटोसिस्टम फर्स्ट कहते हैं। फोटोसिस्टम सेकंड किसे कहा? वह प्रकाश तंत्र जिसका रिएक्शन सेंटर निम्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिस्टम सेकंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को अपन ने पिछली क्लास में दिखाया था किससे? P700 से। और P700 का अर्थ क्या था? इसका रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर वाले प्रकाश को अब्जॉर्ब करके ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता था? फोटोसिस्टम सेकंड को के रिएक्शन सेंटर को अपन ने किससे दर्शाया? P600C। इसका मतलब इसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर वाले प्रकाश को अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अब इसके पश्चात अपन ने कहा था फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों प्रकार के फॉस्फोराइलेशन भाग लेता है, फोटोसिस्टम सेकंड केवल एक ही प्रकार। यहां तक अपन ने पूरा डिटेल पढ़ा था। इसमें एंटीना के रूप में कौन कौन से अणु भाग लेते हैं ये भी अपन ने बात की थी। बड़ा आज अपन चर्चा करते हैं इसकी बात करते हैं फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन में भी पहले पॉइंट बनता है फोटोफॉस्फोराइलेशन या प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण से पहले आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था, याद हो, ये आपके पास पेंटोस शुगर, इसके एक नंबर कार्बन पे कोई नाइट्रोजन बेस जब जुड़ जाता है तो उसे अपन कहते हैं एडिनोसिन। इस एडिनोसिन के एक नंबर 5 नंबर कार्बन पे एस्टर बॉन्ड से फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाए या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट H3PO4 एक अकार्बनिक पदार्थ का और फॉस्फेट समूह उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसे दूसरा नाम दे सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब फॉस्फेट के जुड़ने से क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और न्यूक्लियोटाइड में भी यदि यहां क्या हो, एडेनिन नाइट्रोजन बेस जुड़ा हो, तब इसे अपन कहते हैं, इतने को कहते हैं अपन एडिनोसिन। एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया तो अपन ने नाम दे दिया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ एक अगर फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाए तब इसे अपन कहते हैं एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और यहां अगर तीसरा फॉस्फेट ग्रुप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है तब अपन कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तीसरे बॉन्ड में किसका संचय होता है? किसका संचय होता है? ऊर्जा का संचय। किसका संचय होता है? ऊर्जा का संचय। अब ये लहरदार जो बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है तो एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलेगा तो इसमें संचय की गई ऊर्जा भी क्या
होगी, मुक्त। अब एटीपी को अपन यूं दर्शाते हैं, तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, जिसमें क्या जुड़ी है बेटा? अब अपना टॉपिक लिया है अपने कौन सा? टॉपिक लिया है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन से पहले आप सबक आओ बेटा किस पर? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ग्रुप की बात करें बेटा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर किसका निर्माण होना? एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन, या हिंदी में कहलाता है फॉस्फोरिलीकरण। अब एटीपी में का जब निर्माण हो रहा है, इसका मतलब एटीपी के रूप में किसका संचय हो रहा है? ऊर्जा का क्या हो रहा है? संचय। अब प्रकृति के अंदर एटीपी का निर्माण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़कर एटीपी का निर्माण होना फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। प्रकृति के अंदर फॉस्फोरिलीकरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का आपके पास अर्थ आ गया। दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और तीसरा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों घटना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की घटना बेटा अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले श्वसन वाले लेसन, जो जस्ट अगला लेसन बेटा, जो प्रक्रिया संपन्न होती है माइक्रोटोम में। और फोटोफॉस्फोराइलेशन अपन ने पढ़ेंगे यहां प्रकाश संश्लेषण। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन का अर्थ क्या है? तो लाइटेशन का अगला स्टेप अपने पास आया है कौन सा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन का अर्थ है फॉस्फोराइलेशन का अर्थ आपको पता चल गया। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। अब फोटो फॉस्फोराइलेशन का अर्थ क्या है? तो किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर किसका निर्माण होना बेटा? एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर किसका निर्माण होना? एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है, जिसकी खोज आर्नन व उसके साथियों ने की। अब जिन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, उन पौधों में फोटोफॉस्फोराइलेशन 2 प्रकार का होता है, या फोटोफॉस्फोराइलेशन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा हो जाएगा बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक शब्द में आपके पास क्या आ रहा है? साइक्लिक, इसका मतलब किसी चीज का क्या बनेगा? साइकिल बनेगा। और साइकिल
होता है, तो जिस क्रियाधार से कोई प्रोसेस शुरू होती है यदि उसी का पुनर्निर्माण होता है तब उसके लिए अपन शब्द क्या लगाते हैं बेटा? साइक्लिक शब्द लगाते हैं। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है? इससे पहले आपको दिमाग में उठाना था कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल कौन सा फोटोसिस्टम भाग लेता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट ही भाग लेता है, जबकि दूसरी तरफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड दोनों। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है क्या? तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक ही पॉइंट याद रखना बेटा कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल फोटोसिस्टम में फर्स्ट भाग लेता है और उस फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को अपन किससे दर्शाते हैं बेटा? P700 से दर्शाते हैं। अब ये फोटोसिस्टम फर्स्ट का क्या हो गया? रिएक्शन सेंटर हो गया। रिएक्शन सेंटर अपन ने किसे कहा था? तो क्वांटासोम में या फोटोसिस्टम में पाए जाने वाले क्लोरोफिल एक अणु जो निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? उत्सर्जन करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर को अपन किसे दर्शाते हैं? P700 से। इसका मतलब क्लोरोफिल एक अणु जो 700 नैनोमीटर वाले प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? अब फोटोसिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर P700 किसको ऑब्जर्व करेगा बेटा? सूर्य से प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा। अब रिएक्शन सेंटर P700 जब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा तो वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा बेटा? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था का अर्थ मैंने पहले बताया था आपको। उत्तेजित अवस्था का अर्थ क्या है? निम्न ऊर्जा कक्ष के इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा कक्ष में चले जाना क्या कहलाता है? उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था एक ऐसा है कोई भी परमाणु या अणु लंबे समय तक कौन सी अवस्था में नहीं रह सकता? उत्तेजित अवस्था में नहीं रह सकता। तो क्या करेगा वो परमाणु का अणु? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? तो स्वयं कौन सी अवस्था में आ गया बेटा? ऑक्सीकृत अवस्था में। और ऑक्सीकृत अवस्था में आया हुआ अणु क्या जाता है? अपनी मूल अवस्था में। और मूल अवस्था में आने के लिए उसे क्या चाहिए? सामान्य ऊर्जा वाले। अब P700 रिएक्शन सेंटर P700 से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने पर वो कौन सी अवस्था में आ गया? ऑक्सीकृत अवस्था में। और निकला हुआ उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है किस पर बेटा? इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब यहां इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है बेटा कौन? आयरन सल्फर प्रोटीन। अब आयरन सल्फर प्रोटीन उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और ग्रहण करने से क्या होगा उसका? अपचयन। तो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर आयरन सल्फर प्रोटीन का क्या हो गया बेटा? अपचयन। अब अपचयन के फलस्वरूप इसके पास कैसे ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन आया है? उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन आया है। तो लंबे समय तक आयरन सल्फर प्रोटीन भी क्या नहीं कर सकता? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता। तो उसका पुनः क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन अगले इलेक्ट्रॉन वाहक किस पर चला जाता है बेटा? Fd पर। Fd का पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन का पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपचयन हो जाएगा। अपचयन के पश्चात उसका उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? तो वापस ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार फेरोडॉक्सिन का पहले अपचयन फिर इसके पश्चात क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन पहुंच गया अगले इलेक्ट्रॉन वाहक किस पर बेटा? साइटोक्रोम B6 पर। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा अगले इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम M पर। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन चला गया बेटा अगले इलेक्ट्रॉन वाहक प्लास्टोसाइडिन PC पर चला गया। अब रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन वाहक से दूसरे इलेक्ट्रॉन वाहक, दूसरे इलेक्ट्रॉन वाहक से तीसरे इलेक्ट्रॉन वाहक पर क्या लगाता जाता है बेटा?
छलांग लगाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गमन करता है। इस गमन करने की खोज किसने की थी? हिल नामक साइंटिस्ट ने। और हिल ने क्या पाया? जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन वाहक से दूसरे इलेक्ट्रॉन वाहक पर पहुंचता है, छलांग लगाता है, तो वो कुछ मात्रा में किसको मुक्त करेगा? ऊर्जा को मुक्त करेगा। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाहक से दूसरे इलेक्ट्रॉन वाहक, दूसरे से तीसरे, तो उसकी ऊर्जा में अगले इलेक्ट्रॉन वाहक पर जब पहुंचेगा तो ऊर्जा में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। कमी को इंग्लिश में क्या कहेगा? डाउन होना। क्या होना? डाउन होना। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या स्थानांतरण को एक नियम दे दिया, डाउन हिल जाए। तो जैसे जैसे आयरन सल्फर प्रोटीन पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा था उसमें ऊर्जा की मात्रा ज्यादा थी, उसकी तुलना में किस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे? Fd पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा तब उसकी ऊर्जा में कमी हो गई। Fd साइटोक्रोम B6 पर पहुंचा तो वहां ऊर्जा की कमी हो गई। साइटोक्रोम B6 पर इसकी तुलना में साइटोक्रोम F पर पहुंचे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या हो गई? कमी हो गई। और साइटोक्रोम F से पहुंचे हुए PC पर पहुंचे इलेक्ट्रॉन में और ऊर्जा की क्या हो गई? अब इस प्रकार डाउनहिल जर्नी के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन ये गमन करेगा तो प्लाज्मा साइनिंग पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो वो कैसी ऊर्जा वाला हो जाएगा? सामान्य ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सामान्य ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीकट P700 वापस क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या बन गया? हो जाएगा साइकिल। इसलिए जो इसका नाम क्या रख दिया? साइक्लिक। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? फोटोन। फोटो लाइट में पाए थे तो फोटो, साइक्लिक फोटो। अब फॉस्फोराइलेशन का क्या है? एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का क्या होना बेटा? निर्माण होना। फॉस्फोरिलीकरण क्या कहता है? तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर छलांग लगाता है तो इतनी मात्रा ऊर्जा की मुक्त होती है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा एडीपी के साथ किसको जोड़कर बना? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर किसमें बदल देती है? एटीपी। अब एटीपी के साथ इलेक्ट्रॉन का इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़कर एटीपी का निर्माण होने क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन। ये प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? क्लोरोप्लास्ट में। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। और कब हुई प्रक्रिया? इलेक्ट्रॉन का साइकिल बनने के कारण हुई। इसलिए इसे क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की परिभाषा क्या बनेगी? प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहक से गमन करता हुआ वापस उसी रिएक्शन सेंटर पर पहुंच जाए और इस दौरान यदि एटीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का निर्माण होता है तो इस प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन को क्या कहते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण। और एटीपी का निर्माण हो रहा है क्या? फॉस्फोराइलेशन। अब दूसरा अपने पास आ रहा है अपना कौन सा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसका मतलब आप इसका अर्थ समझ गए ना कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन में उसी रिएक्शन सेंटर पर नहीं पहुंचेगा लेकिन फिर भी किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा। इसलिए इस प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन को अपन क्या कहेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। या कॉम्बिनेशन के रूप में बनाए तो क्या बना सकते हैं? रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन वाहक से गमन करता हुआ वापस से उसी रिएक्शन सेंटर या ऑक्सीजन रिएक्शन सेंटर पर नहीं पहुंचता है लेकिन इसके साथ में यदि किसका निर्माण होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का निर्माण होता है तो इस प्रकार के फॉस्फोराइलेशन को अपन क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहला पॉइंट याद रखना बेटा कि इस प्रकार के फोटो सिस्टम में इस प्रकार के फॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों भाग है। अब मैकेनिज्म ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तब थोड़ा सबसे पहले दोनों फोटो सिस्टम भाग लेते हैं। ये आपके पास हो गया P680, ये हो गया
P700। अब सबसे पहले ये सूर्य है, ये सूर्य है, इस पर भी सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, इस पर भी सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है। तो सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड का रिएक्शन सेंटर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने से कौन सी अवस्था में आएगा बेटा? एक्साइटेड अवस्था में आएगा, और एक्साइटेड अवस्था में आने से किसका क्या करेगा? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्या करेगा? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से ये स्वयं कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ऑक्सीकृत अवस्था। क्या चाहता है? अपनी सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में ग्राउंड स्टेज में आने के लिए उसे कैसे इलेक्ट्रॉन चाहिए? सामान्य ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक बार इसको छोड़ दो। अब P680 से रिलीज हुए जो उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन है वो डाउन हिल जर्नी के अकॉर्डिंग पहुंचते बेटा प्रथम इलेक्ट्रॉन राही, जिसका नाम है PO5। PO5 में से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है अगले इलेक्ट्रॉन वहां प्लास्टोक्यूरिन से इलेक्ट्रॉन पहुंचता है अगले इलेक्ट्रॉन वहां साइटोक्रोम B6 पर, साइटोक्रोम B6 से पहुंचता है साइटोक्रोम F पर, साइटोक्रोम F से पहुंचता है PC पर, प्लास्टोसाइट में। अब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर जब डाउन हिल जर्नी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गमन करता है तो इस स्थान पर इतनी ऊर्जा मुक्त होती है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को किसके साथ? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़कर किसका निर्माण कर देता है? एटीपी का निर्माण। सामान्य ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया बेटा? दूसरी तरफ फोटो सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर भी सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? क्या कर देता है? और क्या करने से मुक्त हुआ इलेक्ट्रॉन या उच्च ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है किस पर? आयरन सल्फर। अब P700 ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो ये स्वयं कौन सी अवस्था में आ गया? ऑक्सीकृत अवस्था में। अब स्वयं ऑक्सीकृत अवस्था में आ गया तो उसे क्या चाहिए? सामान्य ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, और यहां से निकला P680 से निकला वाला इलेक्ट्रॉन PC पर पहुंचा, डाउन हिल जर्नी के अकॉर्डिंग पहुंचा, तो PC पर पहुंचे में इलेक्ट्रॉन भी कैसी ऊर्जा वाले होगा? सामान्य ऊर्जा वाले। तो PC से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं किस पर? P700 पर। P700 वापस कौन सी अवस्था में आ गया बेटा? ग्राउंड स्टेज। अब P700 तभी PC से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जब वो स्वयं कौन सी अवस्था में हो? ऑक्सीकृत अवस्था में। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा? क्या कर देगा? वापस कौन सी अवस्था में आ गया? ग्राउंड स्टेज में। फिर ये किसको अवशोषित करेगा? प्रकाश को अवशोषित करेगा। फिर कौन सी अवस्था में आएगा? उत्तेजित अवस्था में। ये प्रक्रिया लगातार क्या होती रहेगी? अब P700 से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहां? प्रथम इलेक्ट्रॉन राही आयरन सल्फर। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहां? अगले इलेक्ट्रॉन वहां किस पर? FD पर, फेरोडॉक्सिन पर। फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया था अगले इलेक्ट्रॉन वहां किस पर बेटा? NADP। किस पर पहुंच गया? NADP। अब NADP का ये बेटा किसका? अंतिम इलेक्ट्रॉन गमन। अब ये तो रिएक्शन सेंटर कौन सी अवस्था में आ गया? ग्राउंड स्टेज में आ गया। लेकिन P680 भी कौन सी अवस्था में बेटा? ऑक्सीकृत अवस्था। ऑक्सीकृत P680 अपनी मूल स्टेज में आने के लिए जल का क्या करेगा बेटा? प्रकाशित। अब जल के प्रकाशित पोटेंशियल क्या है आपके पास? 2H+ आयन। प्रकाश की उपस्थिति में जल का किसमें बेटा? H+ आयन और OH की टाइप में टूटना। OH इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करने से वापस जल का अणु बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगी, प्लस क्या रिलीज होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेता है? P680 ग्रहण कर लेता है।
तो वो अपनी कौन सी स्टेज में आ गया बेटा, ग्राउंड स्टेज। रिलीज होने वाले ऑक्सीजन कहां छोड़ दी गई, वायुमंडल में छोड़ दी गई, तो बचा क्या बेटा, H+ आयन। ये H+ आयन और दूसरी तरफ से फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर से पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन आयन NADP का रिडक्शन या अपचयन कर देते हैं किसमें, NADP किसमें कर देते हैं, NADP। अब रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन बाहर से गमन कर रहा है, लेकिन पीछे सोर्स से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन वापस कहां नहीं पहुंचा बेटा, रिएक्शन सेंटर पर नहीं पहुंचा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है बेटा, साइकिल नहीं बना, लेकिन फिर भी किसका निर्माण हो रहा है, एटीपी का। किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए इस प्रकार के फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या कहते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इमर्सिव वाला फ्लो याद करो बेटा, जब एक ही प्रकार का पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला प्रकाश उपलब्ध मिलता है तो दोनों तंत्र सक्रिय न होकर एक ही तंत्र सक्रिय होता है, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनती है। इसलिए आगे जाकर CO2 का अपचयन नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण करने में क्या आ गई, कमी आ गई। अब इस प्रकार आपके पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन का जो पथ बन रहा है, इसको उल्टा करो बेटा, जेड के आकार का पथ बनता है। इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक दूसरा नाम याद रखना आपको, क्या, इसे क्या कहते हैं, जेड स्किन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जेड स्किन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का निर्माण होने के साथ साथ अर्थात फॉस्फोराइलेशन होने के साथ साथ इसका निर्माण होगा NADPH2 का भी क्या होगा। अब जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी, उस रिएक्शन में ग्लूकोज के एक अणु का निर्माण करने के लिए कितने अणु चाहिए बेटा आपको, 6 CO2 के मॉलिक्यूल चाहिए। और बनेगा क्या, C6H12 O6 ग्लूकोज बनेगा। अब आपके पास एक तरफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बन गई और साथ में क्या बन गई बेटा, NADPH। अब एटीपी के रूप में जो ऊर्जा बनी है वो दो CO2 के अणु को पहले आपस में जोड़ेगा, अर्थात कौन से बॉन्ड को बेटा, CC बॉन्ड का निर्माण करने का कार्य करता है। तो 6 कार्बन CO2 के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहे हैं CC, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो बन रहा है, उसका निर्माण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एटीपी का। इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं बेटा, फिक्सेशन एनर्जी या हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण एनर्जी। अब CO2 का से क्या बनाना है, ग्लूकोज, तो CO2 से ग्लूकोज बनाने के लिए हाइड्रोजन की भी आवश्यकता पड़ेगी। हाइड्रोजन आयन का क्या बॉन्ड करेगा बेटा, NADPH2। इसलिए NADPH2 कहते हैं हाइड्रोजन CO2 का अपचयन करेंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपचयनकारी शक्ति। तो इस प्रकार फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा आपके पास दो प्रकार की एनर्जी बन गई, एक स्वांगीकरण एनर्जी यानी कि जो CC बॉन्ड का निर्माण करेगी, और एक NADPH2 जो CO2 का अपचयन ग्लूकोज में करेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपचयनकारी शक्ति। तो इस प्रकार नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के द्वारा आपके पास एटीपी व इसका निर्माण हुआ NADPH। परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बेटा, आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर सबसे बड़े वाले क्वेश्चन बोर्ड में। इसमें से एक क्वेश्चन आपके इस प्रकार के पाथ में से आएगा, फाइनल है ये बोर्ड का रूल। अब कई बार दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अंतर क्या है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में अंतर क्या है बेटा, तो पहला अंतर साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम फर्स्ट व सेकंड दोनों भाग लेते हैं। दूसरा अंतर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल किसका निर्माण होता है बेटा,
एटीपी का निर्माण होता है। नॉन साइक्लिक में एटीपी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या अपना NADPH2 का भी निर्माण होता है। तीसरा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जल का प्रकाशित अपघटन नहीं होता है। यहां जल का क्या हो रहा है, प्रकाशित अपघटन होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कभी भी क्या बुक नहीं होती बेटा, O2 रिलीज नहीं होती है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या रिलीज होती है, O2 होती है। अब रिलीज होने वाली जो O2 है उसके स्रोत का कार्य कौन कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन, सॉरी जल। अब इसके साथ साथ कई बार ये ध्यान रखना कि CO2 के अपचयन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता पड़ती है। उन हाइड्रोजन आयन के स्रोत का कार्य भी कौन करता है, जल ही करता है, क्योंकि जल के हाइड्रोलाइसिस से मुक्त हुए हाइड्रोजन आयन के NADPH2 का निर्माण करते हैं और NADPH2 के ब्रेकडाउन से रिलीज होने वाले हाइड्रोजन आयन की CO2 का क्या करते हैं बेटा, अपचयन करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन का स्रोत भी क्या, इस प्रकार आपके पास साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या आ गया बेटा, अंतर आ गया। इसके साथ ही आपकी लाइट रिएक्शन क्या हो गई है, कंप्लीट। थैंक्स।